नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जरा एक बार रिवाइज करते हैं। बेसिकली स्लैब रेट किया था। कितने स्लैब रेट बताए थे हमने आपको? स्लैब रेट 1, स्लैब रेट 2, स्लैब रेट 3। स्लैब रेट 2 किसके लिए था? स्लैब रेट 2 किसके लिए था? जल्दी बताइए। रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स कम से कम, या फिर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बोल दे। याद रखिएगा, ये जो 60 इयर्स का बेनिफिट है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट है, वो हम लोग स्लैब रेट में तो दे ही रहे हैं। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में करेंगे कि इनको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का डिडक्शन भी ज्यादा मिलता है। इनको ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज का डिडक्शन ज्यादा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और लिख देता है कि मिस्टर एक्स है जिसकी एज 61 इयर्स है और उसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो उस वक्त आपको याद रखना होगा कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में कहां कहां बेनिफिट मिल रहा है। सही बात। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, इनकम टैक्स आपको याद करना पड़ेगा, हर एक प्रोविजन याद करना पड़ेगा, तभी आपको तुरंत आपके दिमाग में आएगा, एग्जाम में भी और जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तब भी, या फिर आप कोर्ट में हैं तब भी। याद नहीं रहेगा तो आगे बहुत मुश्किल है। स्लैब रेट 3 किसके लिए है? स्लैब रेट 3 रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, एज क्या है? 80 इयर्स और अबव। बहुत सही लिखा आपने, ठीक है। ये बाकी दोनों के लिए, जो 60 ईयर से कम वालों के लिए वो ये है। बेसिक एग्जाम्पशन कितना है स्लैब 1 में? 2.5। यहां कितना है स्लैब रेट 2 में? 3 लाख। यहां कितना है? 5 लाख। टैक्स कंसेशन हमने अब ये कह दिया था कि आपको ये दो स्लैब रेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी से काम चलाइए। और यहां माइनस कितना कीजिए, ये जो टैक्स लायबिलिटी आएगी इसमें अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का निकालना है तो 2500 माइनस कीजिए, और यहां कितना माइनस कीजिए? 12,500 माइनस कीजिए। अब जरा फटाफट मुझे बता दीजिए स्लैब रेट क्या था? अप टू 2.5 लाख कितना टैक्स? फिर 2.5 लाख से 5 लाख, परसेंटेज बताइए। 5 लाख से 10 लाख, परसेंटेज बताइए। 20। और एक्सीडिंग 10 लाख पे 30% ऑफ इनकम माइनस 10 लाख प्लस 1,12,500। 20% इनकम माइनस 5 लाख प्लस 12,500, और 5% इनकम माइनस 2.5 लाख। यही तो था। इसके अलावा कुछ किया था हमने कल? तो ये बेसिकली हमने लास्ट क्लास में स्लैब रेट ही किया था। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। कहां चला जाता है? ये वाला मैं आपको एक बार किताब में दिखाता हूं। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आज। और सिर्फ इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने में आज पूरी क्लास लग जाएगी, ठीक है।
मुझे एक बात बताइए, आप लोग इनकम का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नहीं नहीं, आप लोग मॉडर्न तरीका बता रहे हैं। आपके दादाजी परदादाजी इनकम का मतलब क्या समझते थे? राजेश जी, आपको कोई आइडिया पुराने जमाने में? नहीं नहीं कशिश, नो नॉट सैलरी। राजेश जी, आपको कोई आइडिया होगा? सेविंग, और कुछ और कुछ? मैंने तो अपने दादाजी को देखा था, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, बलरामपुर, बंगाल में खजांची लोग, अकाउंटेंट लोग अकाउंट्स कर रहे होते थे और सिक्के गिन रहे होते थे। तो हमारे दादाजी तो कहते थे इनकम इज इंक्रीज इन कैश। इनकम इज इंक्रीज इन कैश। एग्री करते हैं आप लोग? चाहे किसी भी कारण से हुआ हो। आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, 12 रुपए में बेचा, तो इंक्रीज इन कैश कितना है? 2 रुपए। इनकम तो 2 ही रुपए है। ये जो आपने 10 रुपए का खरीदा है, इसको आप परचेज बोलते हैं, इसको आप सेल बोलते हैं। फिर आप अकाउंट्स में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना देते हैं, सेल्स दिखला देते हैं 12 रुपीज, और परचेज दिखला देते हैं 10 रुपीज, तभी तो प्रॉफिट आता है। इसी इनकम को ही हम प्रॉफिट कह रहे हैं। तो इनकम कहिए या प्रॉफिट कहिए, वन एंड द सेम थिंग, हाँ या ना? तो आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या सभी केसेस में बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप किस केस में बनाते हैं? किसके लिए बनाते हैं आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट? सिर्फ बिजनेस वाले के लिए? जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं के लिए बना रहे हैं। और इनकम कैसे जनरेट होती है? और इनकम कैसे जनरेट होती है? इंटरेस्ट से, और आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे दिया तो रेंट से, प्रॉपर्टी ही बेच दिया तो उसको हम लोग इनकम टैक्स, आपके अकाउंट्स में क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी बेच के अगर आपने पैसा कमाया है तो आप अकाउंट्स में क्या लिखते हैं उसको? नहीं नहीं, अकाउंट्स में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट साइड दिखला देते हैं। लेकिन अगर आपने लॉस में बेचा तो आप यहां दिखलाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अकाउंट्स में आप कैपिटल गेन नहीं लिखते हैं, हम लोग इनकम टैक्स में कहते हैं कि ये कैपिटल गेन है, हाँ या ना? डिविडेंड भी आपकी एक इनकम है, करेक्ट? बताइए, लोन इनकम है या नहीं है? लोन इनकम है या नहीं है? जो आपको शेयर कैपिटल के रूप में पैसा आया, क्या वो इनकम है या नहीं है? क्या पार्टनर्स कैपिटल इनकम है या नहीं है? अगर आपको कोई गिफ्ट मिल, पार्टनर्स कैपिटल इनकम, फिर से पूछ रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल इनकम है या नहीं है? राजेश जी यस लिख रहे हैं इसमें? राजेश जी, तो लोन इनकम नहीं है, शेयर कैपिटल इनकम नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल इनकम नहीं है। यस, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर इनकम है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल इनकम नहीं है। गिफ्ट, गिफ्ट इनकम है या नहीं है? राजेश जी नो लिख रहे हैं, बाकी लोग, हिमांशु जी भी नो लिख रहे हैं, बाकी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
अच्छा, कोई भी चीज इनकम है या नहीं है, ये हमारा कॉमन सेंस डिसाइड करेगा या इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करेगा। और इनकम डिफाइंड है किस सेक्शन में? सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में। आप देखिए यहां पर गिफ्ट लिख दिया, तो गिफ्ट इज एन इनकम क्योंकि यहां लिखा हुआ है। सही बात है या नहीं? तो इनकम कितने तरह के हो सकते हैं? इनकम कितने तरह के हो सकते हैं? हजारों तरह के इनकम हो सकते हैं। सही बात है या नहीं? लिखता जाऊं तो ये डेफिनेशन तो बहुत बड़ा बन जाएगा। पता लगा कि यही 200 पेज का डेफिनेशन बन गया। दैट इज नॉट द सेंस। इन्होंने इनकम का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इनकम इंक्लूड्स, तो मुझे क्या करना है कि ये पूरा इनकम का डेफिनेशन आपको ना पढ़ना पड़े, ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। करेक्ट है? अब उन्होंने भी जब गिफ्ट लिखा है तो गिफ्ट अंडर सेक्शन 56 यानी कि 56 भी पढ़ना पड़ेगा। 56 की कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाता है तभी गिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, अदरवाइज नॉट। करेक्ट है? अब एक बात तो निश्चित हो गई, अगर इनकम है तभी टैक्स लगेगा वरना टैक्स नहीं लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप अकाउंट्स में दो तरह की रिसीट्स होती है जो आपने पढ़ा भी होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसीट्स। कौन कौन सी? जल्दी बताइए। एक्सपेंडिचर नहीं, रिसीट्स। दो तरह के रिसीट्स होते हैं। यस, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो एक होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। करेक्ट? जो आपकी रिसीट होती है क्या वो इनकम होती है या इसमें खर्चे मैनेज करने के बाद इनकम निकलेगी? खर्चे मैनेज करने के बाद ही निकलेगी। तो रेवेन्यू रिसीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैनेज करूंगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेज करूंगा? बोथ। बोथ कौन लिख रहा है? नहीं नहीं, रेवेन्यू रिसीट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा तभी इनकम आएगी, और कैपिटल रिसीट में सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होगा तभी इनकम आएगी। सही बात है या नहीं है? आप अकाउंट्स याद करो, इसको छोड़ दो। अकाउंट्स में भी यही कॉन्सेप्ट है ना। आप अकाउंट्स में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब बनाते हैं किसी बिजनेस का, इधर खर्चे डेबिट करते हैं और रिसीट क्रेडिट करते हैं। जब आप यहां लिखते हैं सेल्स तो यहां परचेजेस लिखते हैं, तो सेल्स रेवेन्यू रिसीट है, परचेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? आपने एसेट इतने में बेचा, सेल ऑफ एसेट 100 रुपया, परचेज ऑफ एसेट 80 रुपीज, 20 रुपीज आप यहां ले जाते हैं। आप अकाउंट्स में आपने कभी भी नहीं किया है कि सेल ऑफ एसेट से 100 रुपया यहां, परचेज ऑफ एसेट से 80 रुपया यहां, ये नहीं लिखते। आप लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद वो प्रॉफिट आप यहां लिखते हैं, अलग से लेजर खोलते हैं आप इसका। सही बात है या नहीं है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसीट? जल्दी लिखिए। जो बार बार मिले वो रेवेन्यू रिसीट है। डे टू डे रिसीट्स, बहुत बढ़िया।
और कैपिटल रिसीट एक बार में मिल जाए तो कैपिटल रिसीट है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, एक बात सोचिए, आप ये कहते हैं जो बार बार मिले वो रेवेन्यू रिसीट है, बार बार क्यों मिलता है? लॉन्ग टर्म एसेट, ओके, पहले इसके बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट जो बार बार मिले, बार बार क्यों मिलता है? कोई भी रिसीट आपको बार बार क्यों मिलता है? डेली ट्रांजैक्शंस के कारण मिलता है। और क्या रीजन है? क्योंकि ये सोर्स से आती है। यस, ये सोर्स से आती है। जैसे आप कहते हैं रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपका सोर्स है, प्रॉपर्टी आपका सोर्स है, और ये रेंट इसीलिए आपको बार बार मिलता है। तो मैं रेवेन्यू रिसीट का डेफिनेशन थोड़ा सा और एक स्टेप अंदर जाके हम लोग बात करेंगे। फॉर एवरी रेवेन्यू रिसीट देयर एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम, या मैं यूं कहूं कि रेवेन्यू रिसीट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो रेंट नहीं मिलता, प्रॉपर्टी होने के कारण या प्रॉपर्टी से रेंट डिराइव हो रहा है, हाँ या ना? तो ये रेंट रेवेन्यू रिसीट हो गया। लेकिन अगर मैं ये प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, तो रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? तब कैपिटल रिसीट हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी आप एक ही बार बेचेंगे, उसी प्रॉपर्टी को बार बार तो बेच नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप प्रॉपर्टी बनाने और उसको बेचने का काम कर रहे हो। सही बात है या नहीं? तो प्रॉपर्टी बेचने से क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट। अब जरा आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है करंट एसेट्स। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, या आप सैलरीड क्लास है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। रिलायंस खरीद रहा है बिजनेस के लिए या अपने डायरेक्टर्स के रहने के लिए। तो ये अपना प्रॉपर्टी, और सैलरीड क्लास अपने लिए रहने के लिए घर खरीद रहा है, तो ये अपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नीचे दिखलाएंगे या करंट एसेट्स के नीचे दिखलाएंगे? इन्वेस्टमेंट्स के नीचे दिखलाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के। है ना? तो इन्वेस्टमेंट को बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीट है। सही बात है या नहीं? दूसरी बात, मान लीजिए मैं बिल्डर हूं, मैं डीएलएफ हूं, मेरा काम है प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना। मैं इसको कहां दिखलाऊंगा? इन्वेस्टमेंट में या करंट एसेट्स में? करंट एसेट्स में। रिलायंस ने या एक सैलरीड क्लास ने एक गाड़ी खरीदी है, कार, कहां दिखलाएगा वो? इन्वेस्टमेंट में। मारुति सुजुकी कहां दिखलाएगा? मारुति सुजुकी कहां दिखलाएगा? करंट एसेट्स में। वो करंट एसेट्स में दिखलाएगा। तो ये तो आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो सोर्स है, आपका जो सोर्स है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में या करंट एसेट्स के रूप में। शेयर्स कहां दिखलाएंगे?
सैलरी या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर्स खरीदते हैं तो कहां दिखलाएंगे? इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में। लेकिन कोई जो शेयर्स की ट्रेडिंग ही कर रहा है, मान लीजिए वो ब्रोकर है, तो वो कहां दिखलाएगा? वो करंट एसेट्स में दिखाएगा। इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स। क्या सैलरीड क्लास, ये जो सैलरीड क्लास है, वो शेयर्स का काम रेगुलरली खरीद बेच करके करंट एसेट्स में भी दिखला सकता है? नहीं दिखला सकता? दिखला सकता है। कहने का मतलब ये मेरी मर्जी है कि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या एज ए करंट एसेट्स दिखला रहा हूं। सही बात। तो इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन फिलहाल तो हम लोग इतना ही समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई एसेट्स दिखलाया हुआ है, इसको बेच के, इन्वेस्टमेंट को बेच के, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को बेच के अगर आप कोई पैसा कमाएंगे तो वो कैपिटल रिसीट है। और सोर्स से पैसा कमाएंगे, सोर्स से पैसा कमाएंगे तो रेवेन्यू रिसीट है। सही बात। वो स्लाइड्स में आते हैं। देखिए, फ्रूट्स रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, कैसे सोचना है? जैसे मैं पूछूं फ्रूट्स रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, आपको ये सोचना है कि इसके पीछे अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो फ्रूट्स रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। ऐसे ही सोचना, याद रखिएगा। करेक्ट है? अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, मंजू कैसे कहा कैपिटल रिसीट आपने? फ्रूट्स रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फ्रूट्स के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ट्री है, पेड़ है। पेड़ नहीं होता तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस पेड़ को जड़ सहित, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं इस पेड़ को जड़ सहित यानी कि विथ रूट्स मैं इसको बेच दूं तो कैपिटल रिसीट। सही बात है। उसी तरह से क्रॉप्स रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट, इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है? फील्ड। तो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए जो क्रॉप्स है वो रेवेन्यू रिसीट है। और ये एग्रीकल्चर इनकम भी कह सकते हैं हम लोग। फ्रूट्स को भी एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं। बताइए, सैलरी क्यों मिलता है? सैलरी, सैलरी बार बार मिलता है, हर महीने मिलता है, लेकिन कोई तो कारण होगा, कोई तो सोर्स होगा जिसके कारण आपको ये सैलरी बार बार मिलता है। वो है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सैलरी भी क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट हो गया। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये सैलरी, क्रॉप्स, फ्रूट्स, आपने ये इंडिया से कमाया है या इंडिया के बाहर कमाया है? ये कैसे पता लगाएंगे? करेक्ट, सोर्स से पता लगाएंगे। ये सोर्स कहां है? जहां जमीन हो, जहां पेड़ हो और जहां आप काम कर रहे हैं, उसी से तो पता लगेगा कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम दो चीजें डिसाइड कर सकता है। एक कि ये रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है तो रेवेन्यू रिसीट है, और सोर्स ऑफ इनकम कहां है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। अगर इंडिया में है तो इंडियन इनकम, बाहर है तो फॉरेन इनकम। सही बात। अब बताइए, रेंट,
रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? अगेन रेवेन्यू रिसीट। क्यों? इसके पीछे हाउस प्रॉपर्टी यानी घर, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। प्लांट एंड मशीनरी भी आप किराए पे दे सकते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी से जो किराया आएगा वो भी रेवेन्यू रिसीट है। सही बात है या नहीं? अच्छा एक बात बताइए आप, मैं अगर इस प्रॉपर्टी को ही बेच दूंगा तो रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। दूसरी बात, एक और बात, किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया और उस टर्मिनेशन के बाद उसको एक कंपनसेशन दिया गया, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट। बहुत बढ़िया, मैं अच्छे क्राउड में हूं, अच्छे ऑडियंस है, आप लोग इंटेलिजेंट है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज ए कैपिटल रिसीट, क्योंकि सोर्स ही नहीं रहा, है ना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब प्रॉफिट फ्रॉम विच एसेट्स? प्रॉफिट फ्रॉम विच एसेट? नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, करंट एसेट्स। अरे अभी तो हमने डिस्कस किया, प्रॉफिट फ्रॉम करंट एसेट्स, तो ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट कैसे कह रहे थे आप लोग? बिजनेस में आप खरीदना बेचना करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी का ही क्यों ना करें, शेयर्स का ही क्यों ना करें, तो रेवेन्यू रिसीट है, वो करंट एसेट्स के नीचे आपने दिखलाया है। डिविडेंड रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इसके पीछे सोर्स है, वो है शेयर्स। इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इसके पीछे सोर्स है, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। रॉयल्टी रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इसके पीछे सोर्स है, नॉलेज। ये नॉलेज आप कई रूप में दे सकते हैं। आपने पेटेंट करवा लिया, पेटेंट को यूज करने दे दीजिए। किताब लिखी तो बुक्स को छापने के लिए राइट दे दीजिए, रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी क्या है? रेवेन्यू रिसीट। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए आप, गिफ्ट्स क्या है? गिफ्ट्स कैपिटल रिसीट क्यों कह रहे हैं आप? अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। विदाउट एनी सोर्स, यस, कोई सोर्स नहीं, नो सोर्स। कोई सोर्स नहीं। लेकिन मान लीजिए शाहरुख खान किसी शादी में जाके डांस करता है और उसके बदले उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं, और शादी में आया है इसीलिए उसको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। अब रेवेन्यू रिसीट हो गया। इसका मतलब ये हो गया, गिफ्ट दो तरीके के हैं। ये जो गिफ्ट आपको बर्थडे में मिला, शादियों में मिला, ये पर्सनल गिफ्ट है। और जो गिफ्ट आपको बिजनेस के कारण मिला, एक डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, वो ठीक हो गया,
आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन डॉक्टर को एक होंडा गाड़ी गिफ्ट कर दी, दैट इज प्रोफेशनल गिफ्ट। तो प्रोफेशनल गिफ्ट्स आर ऑलवेज रेवेन्यू रिसीट और पर्सनल गिफ्ट्स आर ऑलवेज कैपिटल रिसीट। सही बात। अच्छा एक बात बताइए, अब एक कंक्लूजन तो निकल गया कि कैपिटल रिसीट दो तरीके के होते हैं। रेवेन्यू रिसीट तो सिर्फ एक ही तरीके का, सोर्स है तो रेवेन्यू रिसीट है, सोर्स से ही डिराइव होता है इसलिए वो रेवेन्यू रिसीट है, इसीलिए वो बार बार मिलता है। लेकिन कैपिटल रिसीट क्या होता है? पहला, सोर्स को ही अगर आप बेचेंगे तो कैपिटल रिसीट है, इन्हीं को आप बेच देंगे तो कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर विदाउट सोर्स आपको कुछ मिलता है तो भी कैपिटल रिसीट है, ये दूसरा पॉइंट था। विदाउट सोर्स अगर आपको कोई मिलता है तो भी कैपिटल रिसीट है। करेक्ट है? ये हमने लिखा भी है, किताब में भी लिखा हुआ है, स्लाइड्स में तो लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ है। तो रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। Revenue receipt, every revenue receipt is derived from source of income. That source of income can be tangible asset or intangible asset. जैसे पेटेंट है, बुक्स है, नॉलेज है, ट्रेडमार्क है और लाइसेंस है। जैसे शेयर ब्रोकिंग लाइसेंस मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज देती है, तो ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, सर्विसेज हैं। फिर कैपिटल रिसीट, फॉर कैपिटल रिसीट देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी सोर्स ऑफ इनकम और एनी एसेट, जिसको हमने एग्जांपल के रूप में गिफ्ट्स बताया था। पर्सनल गिफ्ट्स, वो भी पर्सनल गिफ्ट्स, नॉट प्रोफेशनल गिफ्ट्स। प्रोफेशनल गिफ्ट होगा तो यहां आ जाएगा। If source of income or an asset is itself being sold, capital receipt is generated. जो हमने एग्जांपल लिया था, प्रॉपर्टी बेच दीजिए, शेयर्स बेच दीजिए, नॉलेज बेच दीजिए, तो वो कैपिटल रिसीट है। तो दो है, पहला दूसरा। अब एक बात बताइए, क्या रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट इनकम है, या इसमें खर्चे मैनेज करने के बाद इनकम आएगी? खर्चे मैनेज करने के बाद। और रेवेन्यू रिसीट में कौन सा खर्चा मैनेज होगा? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसीट में क्या मैनेज होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ऐसा हो सकता है रेवेन्यू रिसीट में मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेज करूं और कैपिटल रिसीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैनेज करूं? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। मुझे एक बात बताइए आप, इनकम टैक्स में, हम लोग आगे भी करेंगे, इनकम टैक्स में इसको क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स में क्या कहते हैं? इनकम टैक्स में 5 हेड्स है ना? कैपिटल गेन कहते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है कैपिटल गेन। तो जब मैं कैपिटल गेन का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें लिखा हुआ सेल ऑफ, जो अकाउंट्स में करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स माइनस परचेज ऑफ एन एसेट, यही तो करते हैं। बाकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, इसमें इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, वही 4 हेड है। रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम, इसी को 4 हेड में डिवाइड किया हुआ है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। तो पांचों हेड इसी रिसीट से तो निकले हैं, हाँ या ना? तो हमने ये जो एग्जाम्पल किया था आपके साथ अभी, ये वाले, इसमें पांचों हेड नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे आपको? और एग्जेम्प्टेड इनकम भी नजर आ रहा है आपको? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, अदर सोर्सेस है ना? और इन एसेट्स को बेच देंगे तो कैपिटल गेन भी है। अच्छा एक बात और बताइए, रेवेन्यू रिसीट का मतलब बता दिया कि
revenue receipt is always derived from source of income. What do you mean by revenue expenditure? Revenue expenditure का मतलब देखिए, लिखिए एक्सपेंडिचर टू अर्न रेवेन्यू, कशिश लिख रही है टू कीप सोर्स इन वर्किंग स्टेट। एक्सेलेंट है कशिश। एक्सपेंडिचर incurred टू मेंटेन द सोर्स ऑफ इनकम। आज प्रॉपर्टी आपकी सही सलामत रहेगी, प्रॉपर्टी का आप रिपेयर्स ये सब करवाते रहेंगे, तभी तो आपको रेंट मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं वो देते रहेंगे, तभी तो रेंट मिलता रहेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी अगर आप टैक्स नहीं देंगे। प्रॉपर्टी का रिपेयर मेंटेनेंस ये सब नहीं करवाएंगे तो कोई प्रॉपर्टी को किराए पे लेगा नहीं। सही बात है या नहीं? आज फील्ड पे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तभी तो क्रॉप्स मिलता है। सीड्स खरीदेंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वाटर का खर्चा, तभी तो क्रॉप्स आता है। तो वो सारे खर्चे माइनस होंगे या नहीं होंगे? आप यूं देखिए, आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो इधर जब आप क्रेडिट करते हैं और जिधर डेबिट करते हैं, ये सारे डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं? सैलरी, इंटरेस्ट, लोन लिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर incurred टू मेंटेन द सोर्स ऑफ इनकम। अब आप सोच के देखिए, बैलेंस शीट में आपने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग जिस पे आपकी फैक्ट्री चल रही है, और करंट एसेट्स लिखा हुआ है। मान लीजिए आप फर्नीचर खरीदते बेचते हैं, तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग जिसके ऊपर आपकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्डिंग का खरीदने का खर्चा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करते हैं? माने बिल्डिंग आपने 2 करोड़ से खरीदी, 2 करोड़ में खरीदी है, क्या वो 2 करोड़ रुपए आप यहां माइनस करते हैं? नहीं करते। लेकिन इस बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा जो है, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब माइनस करते हैं या नहीं करते? और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं या नहीं करते? तो आप बेसिकली माइनस क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं ना। सही बात है या नहीं? अब आगे आइए। तो रेवेन्यू रिसीट में जब भी माइनस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा, और कैपिटल रिसीट में जब भी माइनस होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जल्दी लिखिए। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट राजेश जी, हिमांशु एंड कशिश। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? आप कहिए, इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। करंट एसेट को जो खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कुछ नहीं होता। और ये न लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी है, तो इसीलिए ये वर्ड को अभी अवॉइड करेंगे आप लोग। करेक्ट है? तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बाइंग द सोर्स ऑफ इनकम।
तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा एक बात बताइए आप, एक प्रॉपर्टी जिसका किराया 10,000 पर मंथ है, आपको रेंट 12 महीने का एडवांस में मिल गया, एक बार में मिल गया, ये रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? राजीव जी कैपिटल रिसीट कह रहे हैं, क्यों? बाकी लोग? रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट हर हालत में रेवेन्यू रिसीट। आप देखिए, आप प्रॉपर्टी को किराए पे देके पैसा कमा रहे हैं, तो ये हर हालत में रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जिसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो आपको रेंट चाहे एडवांस में मिले या एक एक करके मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम है। आपको ये चीज से बाहर आना है, इस चीज से बाहर आना आपको, इसीलिए ये एग्जांपल लिया गया। अब एक प्रॉपर्टी बेच दी 10 लाख रुपए, और आपको इस प्रॉपर्टी का 10 लाख एक बार में नहीं मिला, आपको इंस्टॉलमेंट में मिला, 10 इंस्टॉलमेंट्स में। रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रहेगा कैपिटल रिसीट। आपको बार बार मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कैपिटल रिसीट है। तो आपको इस चीज से हमेशा बाहर आना है। पूरे इनकम टैक्स में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि सोर्स ऑफ इनकम है तो रेवेन्यू रिसीट है, सोर्स ऑफ इनकम से डिराइव किया गया है तो रेवेन्यू रिसीट है, सोर्स ऑफ इनकम को बेच देंगे तो कैपिटल रिसीट। अच्छा एक बात बताइए आप, एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, ये जो सोने का अंडा है वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। और मुर्गी क्या है? मुर्गी एसेट है, अभी तो कैपिटल रिसीट भी नहीं है, मुर्गी एसेट है। मुर्गी एसेट है, मुर्गी को बेचेंगे तब कैपिटल रिसीट आएगा। सही बात है या नहीं? तो इसको ध्यान रखिए, एसेट है तो रेवेन्यू रिसीट, नहीं है तो कैपिटल, और नहीं है तो वो फिर गिफ्ट, मतलब मैं इसको इस तरह से कहूं, अगर एसेट है तो रेवेन्यू रिसीट, और एसेट को ही बेच देंगे जो जिसको आपने इन्वेस्टमेंट के नीचे दिखलाया हुआ है, वो कैपिटल रिसीट। करेक्ट? अब एक सवाल आता है, रेवेन्यू रिसीट प्लेन एग भी देते तो भी रेवेन्यू रिसीट होता है राजेश जी। और ऐसा कौन सी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है? ये तो एक एग्जाम्पल था। अब देखिए, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। इस इनकम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। बताइए पहला, अरे भूल क्यों जाते हैं बताइए? ये मत सोचिए कौन लिखेगा, आप ही लिखेंगे। और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ आप ही को पढ़ा रहा हूं, बाकी लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद रेंट, मतलब रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी,
प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और ये अदर सोर्सेज जिसमें इंटरेस्ट ये सब आएगा, और इसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। करेक्ट है? अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक बात पूछता हूं, आपको अगर इनकम टैक्स थोड़ा सा भी पहले आता है तो उसको एक बार थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, बाद में फिर ले आइएगा अपने दिमाग में। फिलहाल रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। करेक्ट है? कौन सी इनकम को टैक्स करना चाहिए? रेवेन्यू रिसीट वाली इनकम को टैक्स करना चाहिए, कैपिटल रिसीट वाली इनकम को टैक्स करना है? कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। किस इनकम को टैक्स करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं। हिमांशु जी कह रहे हैं दोनों को टैक्स कर दीजिए। जब आप कहते हैं दोनों को टैक्स कर दीजिए, इसका मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैंने कहा जो पहले पढ़ा हुआ उसको आप अलग रखिए, और ध्यान लगाइए, एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, जो सवाल मैं कर रहा था, सोने के अंडे के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स लेना चाहिए या मुर्गी के ऊपर ही टैक्स लगा देना चाहिए? एग के ऊपर, सोने के अंडे के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। मुर्गी के ऊपर अगर टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा? रियल एग्जांपल देते हैं, रियल एग्जांपल। अब तब आप सोच पाएंगे। मान लीजिए प्रॉपर्टी है, इससे रेंट आता है, रेंट आता है मान लीजिए 20 लाख पर एनम। ये रेवेन्यू रिसीट है। तो मैंने ये कहा टैक्स, मैंने पूछा कि आपसे टैक्स किस पे लगाना चाहिए, तो आपने कहा रेवेन्यू रिसीट पे। करेक्ट? मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए में, बेच रहा हूं, परचेज है, बेच रहा हूं 50 लाख, सेल है, प्रॉफिट कितना आया? 40 लाख। करेक्ट? अब मुझे एक बात बताइए, अब आप गवर्नमेंट को, ये कैपिटल गेन है बेसिकली, अब मैं जो सवाल करना ये चाह रहा हूं कि इस 40 लाख पे टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इस पे मैं टैक्स लगा देता हूं तो क्या मैं 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा? तो मेरा कैश तो जाएगा ना, मेरे पास और कोई कैश है नहीं। बताइए। हिमांशु जी कह रहे हैं यस। अरे कैसे? आप कितना टैक्स लगाना चाह रहे हैं? मान लीजिए 10%, एकदम कम से कम टैक्स लगा देता हूं 10%, 4 लाख हो गया। मैंने प्रॉपर्टी ये 50 लाख की खरीदी थी, 4 लाख मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो मैं प्रॉपर्टी 50 लाख की तो बिल्कुल नहीं खरीद पाऊंगा, मैं 46 लाख की खरीद पाऊंगा। यस और नो? और अगर कम की प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मुझे रेंट भी कम मिलेगा। तो आप ऐसी मुर्गी को क्यों काटना चाहेंगे जो सोने का अंडा देना बंद कर दे? कहिए। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट ऑलवेज टैक्सेबल है, कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल। बाद में जो आपने पढ़ा है उस पर भी आऊंगा कि टैक्स लगता है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट समझिए पीछे का और डीप जाइए।
revenue receipt is always taxable. Always taxable. Revenue receipt is always taxable. So revenue receipt is always taxable. Capital receipt not taxable. अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या शेयर कैपिटल रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? शेयर कैपिटल कैपिटल रिसीट है, क्या उस पर आप टैक्स लगाना चाहेंगे? पार्टनर्स कैपिटल रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ना जीएसटी लगता है ना इनकम टैक्स लगता है, कैपिटल रिसीट। शेयर कैपिटल जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगता। और क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है और कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है या उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसीलिए टैक्स नहीं लगता। हाँ या ना? अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, इनकम क्या है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24? रेवेन्यू रिसीट को इनकम मानना चाहिए या कैपिटल रिसीट को इनकम मानना चाहिए? इनकम मानेंगे तभी तो टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल का सवाल उठेगा। तो इनकम इज व्हाट? रेवेन्यू रिसीट इज इनकम। यस, यही 4 हेड इनकम है। ये 4 हेड नहीं कहूं, ये रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। और कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट एन इनकम। और 1976 अगर 1976 या 78 तक इसको इनकम माना भी नहीं गया था। करेक्ट है? ये तो बहुत बाद में जाके, उसके बाद जाके इसको इनकम माना गया। तो मैं इनकम के डेफिनेशन में आऊंगा आपके पास, इन फिलहाल मैं दोबारा उसी कॉन्सेप्ट पे आता हूं, देन आई विल कम इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम आल्सो। ना एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल, यानी कि एवरी रेवेन्यू रिसीट इज इनकम, बट एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट एन इनकम अनलेस अंटिल उसको स्पेसिफिकली लिखा ना जाए। मैं फिर से कह देता हूं, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज एन इनकम बट एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट एन इनकम। अगर उसको स्पेसिफिकली लिखा जाए कि वो इनकम है तभी इनकम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब अगर मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 पढ़ता हूं आपके साथ, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 स्टार्ट कैसे होता है? इनकम इंक्लूड्स। कैसे स्टार्ट हो रहा है? इनकम इंक्लूड्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब, ये जो डेफिनेशन है इट इज गिवन बाय वे ऑफ एग्जांपल। जैसे मैं पूछूं आपसे मिठाई क्या होता, तो आप कहेंगे मिठाई गुलाब जामुन होता है, पेड़ा होता है, बस यही 2 एग्जांपल दिया। उसके बाद आप समझ लीजिए क्या क्या होता है, तो आप समझ लेंगे बर्फी भी होता है। उसी तरह से इनकम इंक्लूड्स में कुछ एग्जांपल्स के रूप में उन्होंने लिख दिया कि पीजीबीपी होता है, डिविडेंड होता है, सैलरीज होते हैं। और अगर कैपिटल रिसीट है तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, एक मिनट रुकिए, चलिए, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं इनकम इंक्लूड्स, ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, सैलरी
पीजीबीपी, बिजनेस मतलब, बस और कुछ नहीं लिखता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, सैलरी रेवेन्यू रिसीट है, बिजनेस रेवेन्यू रिसीट है, क्या रेंट इनकम है या नहीं? यस। कैसे डिसाइड किया रेंट इनकम है या नहीं है? कैसे डिसाइड होगा रेंट इनकम है या नहीं? अगर रेवेन्यू रिसीट हो गया तो इनकम है, अगर रेवेन्यू रिसीट हो गया तो इनकम है, हाँ या ना? इंटरेस्ट, डिविडेंड, यस, ये सब इनकम है क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन अब मैं पूछूं आपसे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इनकम है या नहीं है? इनकम नहीं है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर इसमें स्पेसिफिकली लिखा जाए कि ये कैपिटल गेन, यहां पर मैं स्पेसिफिकली लिख दूं, तो ये इनकम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तब बन जाएगा। इसीलिए इन्होंने जिस जिस कैपिटल रिसीट को वो टैक्स करना चाहते हैं, उन्होंने उसको वो यहां लिख दिया है। हर एक रेवेन्यू रिसीट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस भी कैपिटल रिसीट को टैक्स करना चाहते हैं वो सारा लिखा हुआ है। जैसे कैपिटल गेन, आप डोनेशन देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को, मंदिर गुरुद्वारा में चढ़ावा चढ़ा के आते हैं आप, क्या वो मंदिर गुरुद्वारा और जो चैरिटेबल ट्रस्ट में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं आप, क्या उनके लिए कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? अरे रेवेन्यू रिसीट कैसे लिख रहे? कौन सा सोर्स है? कहां सोर्स है? सोर्स की तरह सोचेंगे ना आप, फिर वहीं पर पहुंच गए, बार बार डाला जा रहा है दान पेटी में रेवेन्यू रिसीट हो गया। अरे सोर्स कहां है? आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको सामान कुछ बेचता है और उसके बदले आप पैसा देते हैं, कोई सर्विसेज रेंडर करता है उसके बदले पैसा दे रहे हैं। अब मंदिर में जाते हैं, क्या मंदिर आपको कुछ बेचता है? फिर तो कैपिटल रिसीट हुआ ना। मैंने एक प्रॉपर्टी खड़ी कर दी और उसमें एक दान पेटी लगा दी, जो आए वो डाल के चले जाओ। अब यूं देखिए, आप बहुत सारे बड़े शॉप में एक, आप मान लीजिए क्रोमा है या कोई और भी बड़ा शॉप है जहां पर आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां अपने कैश बॉक्स के बगल में छोटा सा बॉक्स लगा के रखते हैं कि आप यहां पर दान कर सकते हैं, और आपने दान कर दिया। क्या है वो? रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। अब आइए वापस, मंदिर गुरुद्वारा में चैरिटेबल ट्रस्ट को, एनजीओ को जो आप डोनेशन देते हैं, वो कैपिटल रिसीट है। उस कैपिटल रिसीट को अगर टैक्स करना है, उसको इनकम मानना है, तो इनकम के डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। हाँ या ना? तो उन्होंने लिखा है यहां पर, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। अब देखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, रॉयल्टी नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखने की जरूरत है इस डेफिनेशन में? यहां पर इस इनकम के डेफिनेशन में इंटरेस्ट या रॉयल्टी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है। सारा रेवेन्यू रिसीट लिखते लिखते तो पागल हो जाएगा ये। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया और उसका नौकरी को टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बदले उसको पैसा मिला, क्या वो इनकम है? वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। अगर उसको इनकम बनाना है तो मुझे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा
लिखा, ये देखिए, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गिफ्ट्स, पर्सनल गिफ्ट्स, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट। उस कैपिटल रिसीट को इनकम बनाने के लिए स्पेशली लिखना पड़ेगा, लिखा। याद रखिएगा, अगर कोई कैपिटल रिसीट है तो उसको इनकम बनाने के लिए यहां लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 का बहुत बड़ा डेफिनेशन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इतना बड़ा डेफिनेशन हम लोग लिखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि तो आप क्या करें, इनकम टैक्स india.gov.in में जाए, वहां इनकम टैक्स एक्ट निकाले और उसका सेक्शन 2 का सबसेक्शन 24 देखें, वहां आपको मिल जाएगा। करेक्ट है? एक बात बताइए आप, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नीचे मैंने शेयर्स लिखा हुआ है, और ये शेयर्स मान लीजिए मैंने, ये बैलेंस शीट मान लीजिए 31 मार्च 1990 का है। फिर बैलेंस शीट मैंने एक बनाया 31 मार्च 2001 में। यहां इन्वेस्टमेंट के नीचे जो शेयर्स लिखा हुआ था उसको मैंने यहां से हटा के करंट एसेट्स के नीचे लिख दिया। सिर्फ बैलेंस शीट में चेंज किया है। जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट के नीचे मैंने 1990 में दिखाया था, वो शेयर्स मैंने बेचा नहीं, उसी शेयर्स को मैंने 31 मार्च 2001 के बैलेंस शीट में उस शेयर्स को इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखला के करंट एसेट्स के नीचे दिखा दिया। अब बताइए, क्या ये इनकम है? जल्दी बोलिए, क्या ये इनकम है? इनकम नहीं है। इनकम का मतलब होता है इंक्रीज इन कैश, और ये रेवेन्यू रिसीट के भी नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसमें, और ना कैपिटल रिसीट है, ना बेचा ही नहीं है मैंने, ये तो मेरे पास ही है। बेचता तो तब तो आप कहते हैं कि इनकम भी है, लेकिन मैंने बेचा ही नहीं है। अब अगर मैं इसको इनकम बनाना चाहूं, ऐसे ट्रांजैक्शन को इनकम बनाना चाहूं, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट भी नहीं है, कैपिटल रिसीट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको इनकम बनाना चाहूं, तो क्या मुझे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है, ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, या कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। उल्टा भी हो सकता है, पहले ये करंट एसेट्स के नीचे दिखलाया हुआ था, फिर इन्वेस्टमेंट में दिखलाया गया। बोथ वे इज पॉसिबल। तो मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों किया गया हम लोग बाद में करेंगे आपके साथ। सही बात। अब देखिए, यस यस इट इज टैक्सेबल हिमांशु, इट इज टैक्सेबल। इसीलिए बैलेंस शीट को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। अगर आपने इधर उधर किया, कुछ को एसेट्स की हेडिंग को चेंज किया, तो आप फंस जाएंगे और टैक्स लग जाएगा। और हम लोग कैपिटल गेन में ये पॉइंट करेंगे आपके साथ, विल डिस्कस दैट, और मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया। अच्छा एक बात बताइए, अब गिफ्ट्स रेवेन्यू कैपिटल रिसीट है, इसको फिर भी टैक्सेबल कर दिया गया, क्यों किया गया? कोई तो कारण रहा होगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस कैपिटल रिसीट है, टैक्सेबल कर दिया गया, कोई तो कारण रहा होगा।
तो डिस्कस करेंगे हम लोग, वो सारे रीजनिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये है कि दे आर इनकम। अच्छा एक बात बताइए आप, एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी बस के साथ, डीटीसी बस के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के बस के साथ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बस के साथ, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या दिल्ली गवर्नमेंट 50,000 का कंपनसेशन अनाउंस कर देती है, एक्सीडेंट कंपनसेशन। वेदर दिस एक्सीडेंट कंपनसेशन इज एन इनकम और नॉट? ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? ये तभी तो डिसाइड होगा इनकम है या नहीं है, वो तो तभी डिसाइड होगा वेदर दिस इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट। क्या इसको सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है? 50,000 के पीछे कोई सोर्स ऑफ इनकम है? क्या आप कह सकते हो एक्सीडेंट इज द सोर्स ऑफ इनकम? इसका एक पैर उसके बॉडी से अलग करना पड़ा, क्या वो पैर उसका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये कैपिटल रिसीट है। अब अगर ये कैपिटल रिसीट है तो पहले तो इसको इनकम बनाना पड़ेगा, इस कंपनसेशन को। तो मैं इनकम का डेफिनेशन में ढूंढना पड़ेगा क्या एक्सीडेंट कंपनसेशन उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है, तभी तो होगा। और हमने ढूंढा और हमें मिला या नहीं मिला? एक्सीडेंट कंपनसेशन मैंने ढूंढा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं मिला, करेक्ट, नहीं मिला। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक्सीडेंट कंपनसेशन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? इनकम ही नहीं है तो टैक्सेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो सकती, इनकम ही नहीं है। सही बात है या नहीं है? चलिए मुझे एक बात बताइए, अब आप आपने कैपिटल गेन या कैपिटल रिसीट और ये रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। यानी कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की। आपने कहा दिस इज एन इनकम एंड देयरफॉर इट इज टैक्सेबल। और इस पर जो टैक्स का रेट है वो किस रेट से लगता है? क्या रेट है टैक्स का? या तो स्लैब रेट चला जाएगा, और स्लैब रेट में जो मैक्सिमम रेट है वो कितना है? 30% है। यानी कि 5% भी है, 20% भी है और 30% भी है। और या तो फ्लैट रेट लग जाएगा, यानी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो इस पर 30% का रेट है, और कंपनी में कुछ जगह में 25% का भी रेट है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कंपनी के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म ने कुछ प्रॉपर्टी खरीद के बेचा, शेयर्स खरीद के बेचा, तो कैपिटल गेन अराइज होगा? यस और नो? यस। इस कैपिटल गेन पे यही सेम रेट अप्लाई कर दे, 30% वाला। आपने तो इसको जबरदस्ती इनकम बना ही लिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। अब जैसे ही इनकम बना लिया, मैंने आपको क्या कहा था कि मुर्गी के ऊपर ही टैक्स लगाने शुरू कर दिया उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इनकम बना ही लिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में उन्होंने लिख ही दिया है।
सही बात है या नहीं? अब गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा रही है, ज्यादा लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए? लगाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लगा रही है, तो ज्यादा या कम? कम। हम लोग आगे करेंगे। कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एक होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे उसी दिन बेच रहे हैं। तो शेयर्स वाले ही एसेट में स्पेकुलेशन होता है, प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस दिन आप खरीदेंगे उसी दिन सेम डे बेचेंगे तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं, ये रेवेन्यू रिसीट में ही जाएगा। इसको हम लोग बिजनेस इनकम मानते हैं। करेक्ट है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो एसेट आपने 1 साल के अंदर बेच दिया, 2 साल के अंदर बेच दिया या 3 साल के अंदर बेच दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स का डिफरेंट डिफरेंट पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखा हुआ उन्होंने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आपने कोई एसेट 1 साल के बाद बेचा है, 2 साल के बाद बेचा है या 3 साल के बाद बेचा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो शेयर्स के लिए 1 साल है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 2 साल है, और बाकी एसेट्स के लिए 3 साल है। और हम लोग कैपिटल गेन के चैप्टर में आपको याद करवाएंगे इसको, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? अगर विद इन 1, 2 और 3 ईयर्स बेचा तो शॉर्ट टर्म है, आफ्टर 1, 2 और 3 बेचा तो लॉन्ग टर्म है। सही बात? अब मुझे एक बात और बताइए, अब आप शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेन पे तो कम टैक्स लगना चाहिए, लेकिन किस कैपिटल गेन पे कम टैक्स लगना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे? लॉन्ग टर्म पे कम लगना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे तो आप खरीदेंगे बेचेंगे, स्पेकुलेशन तो होता नहीं है, इस पे ही कम लगाना शुरू कर देंगे तो यहां पर तो इन्फ्लेशन आने लगेगा। तो इस पे उतना ही टैक्स लगता है जितना रेवेन्यू रिसीट पे लगना चाहिए। इस पे 10% भी लगता है और 20% भी लगता है। तो जितनी ज्यादा होल्डिंग उतना ज्यादा फायदा। सही बात? वापस आए? अरे ये क्या हो गया? देखिए, रेवेन्यू रिसीट इज ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्टेड, और टैक्सेबल की जगह रेवेन्यू रिसीट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ इनकम। कैपिटल रिसीट इज मेड ए पार्ट ऑफ इनकम, स्पेसिफिकली मेड ए पार्ट ऑफ इनकम तभी पॉसिबल है। अब अगर मैं ये कहूं कि हर रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल है, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है उसको एग्जेम्प्ट करना, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? यस और नो? और इसकी एग्जेम्पशन लिखी हुई है सेक्शन 10 में। करेक्ट है? जैसे पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खोल लो, तो पोस्ट ऑफिस वाला इंटरेस्ट देता है। सेविंग अकाउंट आप बैंक में भी खोल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। सही बात है? दोनों इंटरेस्ट देते हैं, दोनों रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है। और ये वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15। पता है आप लोग को ये बात?
और लिमिट है इसकी, पूरी तरह से एग्जाम नहीं है, अप टू रुपीज, आप लोगों में किसी को पता है तो बताइए। ₹3500 अप टू रुपीज 3500। अच्छा एक बात बताइए, फ्रूट्स, क्रॉप्स, ये क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है? अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम का पार्ट बन ही गया, इनकम का पार्ट बन गया तो टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर एग्जम्पशन है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्जम्पशन है या नहीं है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जाम क्यों करना पड़ा? एग्जाम क्यों करना पड़ा? जल्दी बताइए, एग्जाम क्यों करना पड़ा? अरे आप लोग तो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने लगते हैं इनकम टैक्स से, हिमांशु, राजीव जी, ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग लॉ डिस्कस करेंगे ना, हम लोग पॉलिटिकल डिबेट में थोड़ी है। लेट अस डिस्कस लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंट्री नंबर 82, उसमें इजाजत ही नहीं है हमें, भूल गया। है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंट्री 82, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो रेवेन्यू रिसीट था, रेवेन्यू रिसीट होने के बावजूद इसको हम टैक्स नहीं कर पाए, इसको एग्जेम्प्ट करना पड़ा। सही बात। कैपिटल रिसीट में हमने सेल ऑफ एसेट के बारे में बताई दिया आपको, एक्सीडेंट कंपनसेशन के बारे में बताई दिया, गिफ्ट्स के बारे में हमने बताई दिया। गिफ्ट्स, पर्सनल गिफ्ट्स, प्रोफेशनल गिफ्ट्स, फ्रॉम रिलेटिव्स मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल है, फ्रॉम नॉन रिलेटिव मिलेगा तो टैक्सेबल है, यानी कि इनकम का पार्ट है, क्योंकि गिफ्ट्स अंडर सेक्शन 56 लिखा हुआ था। तो 56 हम लोग डिटेल में करेंगे आपके साथ, और भी कंडीशन है एक्सीडिंग 50,000 ये सब है, तो वो करेंगे हम लोग आपके साथ। लेकिन फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए, पर्सनल गिफ्ट कैपिटल रिसीट है, प्रोफेशनल गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट है। आया? अच्छा देखिए, हम लोग है ना क्लास में जब थे, लाइव क्लासेस में जब स्टूडेंट सामने बैठे होते थे तो हम लोग उनसे पूछते थे कि आया, तो कोई यस कहता था, कोई कुछ कहता था, तो हमने उनको कहा था कि यस नो कुछ नहीं कहना है, आपको जब भी कहना है आया ही कहना है। तो जब भी मैं पूछूंगा आया तो आपको क्या कहना है? आया। नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, कम से कम लिख ही दीजिए आया। थैंक यू। मुझे एक स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने उसको यही कहा विथ होल हम्बलनेस कि ऐसा मौका आएगा नहीं, क्योंकि मैं आया तभी पूछूंगा जब मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं। अब आगे करें। लगता आज ये कंप्लीट होगा नहीं, मुझे लगा था हो जाएगा। चलिए कोई बात। इनकम सबसे पहले देखिए कैसे ये फ्लो कैसे कर रहा है, वैसे ही सोचना आपको पूरे इनकम टैक्स में। जैसे ही कोई रिसीट हो आप उसको
कोई भी रिसीट हो उसको आप सोचेंगे, अप्लाई करना है आपको कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। फिर इस रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को आपको ले जाना है इनकम के डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कि इनकम है भी या नहीं है। रेवेन्यू रिसीट है तो आंख बंद करके इनकम है, फिर दिमाग नहीं लगाना आपको। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट है तब आपको चेक करना पड़ेगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अगर ये इनकम है फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा 5 हेड में से किस हेड में जाएगा ये। अब एक्सीडेंट कंपनसेशन इनकम ही नहीं है, आप सीधे बैलेंस शीट में ले जाके छोड़ दो उसको। लोन इनकम ही नहीं है, बैलेंस शीट में ले जाके छोड़ दीजिए आप उसको। शेयर कैपिटल इनकम ही नहीं है, उसको बैलेंस शीट में ले जाके छोड़ दीजिए आप उसको। पार्टनर्स कैपिटल इनकम ही नहीं है, बैलेंस शीट में ले जाके छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अगर इनकम है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आना पड़ेगा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इनकम किस हेड का है, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का, कैपिटल गेन का या अदर सोर्सेस का, किस हेड का वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये हेड इसलिए डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि खर्चे माइनस ये हेड अलाउ करते हैं। कितना खर्चा माइनस होगा ये हेड डिसाइड करेगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डिसाइड नहीं करता। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने सारे खर्चे जो माइनस किए वो सारे खर्चे माइनस हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में एग्जांपल के रूप में बता दूं, हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा अलाउड ही नहीं है। उसके बदले वो कहता है कि सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो 30% ऑफ रेंट। अभी रेंट ही कह रहा हूं, वैसे नेट एनुअल वैल्यू लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताइए खर्चा कौन डिसाइड करेगा? इनकम का डेफिनेशन डिसाइड करेगा या हेड डिसाइड करेगा? खर्चा हेड डिसाइड करेगा। तो इसके बाद यू हैव टू गो टू हेड्स ऑफ इनकम। इस हेड्स ऑफ इनकम में जैसे आप पहुंच गए, मान लीजिए ये आपकी जो रिसीट थी वो सैलरी की है, तो आप सैलरी में लिख दीजिए। आप सैलरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, और हाउस प्रॉपर्टी की तो हाउस प्रॉपर्टी का बनाइए, पीजीबीपी का तो पीजीबी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। और इसमें जो खर्चे लिखे हुए हैं वही खर्चे माइनस होंगे, दूसरा और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। आया? अब आइए, अब ये पांचों हेड को जोड़ने से और दो एडजस्टमेंट करने से, पहला क्लबिंग ऑफ इनकम। मान लीजिए माइनर चाइल्ड पैसा कमाता है तो माइनर चाइल्ड से टैक्स ले नहीं सकते, तो उसकी इनकम को पेरेंट्स में ऐड कर देते हैं, फादर या मदर जिसकी इनकम ज्यादा हो। फिर लॉसेस है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए आपने पीजीबीपी निकाला और इसमें 10 लाख का लॉस आ गया, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जिसमें 25 लाख है ना। अब ये पीजीबीपी का खर्चा तो यहां हाउस प्रॉपर्टी के साथ माइनस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए रिस्ट्रिक्शन कहां का, रेवेन्यू रिसीट हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा रेवेन्यू रिसीट से माइनस होगा, यही तो बताया था। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन है, जिस हेड का इनकम है उसी हेड में जाके माइनस होगा। मतलब कहने का मतलब पीजीबीपी का खर्चा सिर्फ पीजीबीपी की इनकम के साथ ही माइनस होगा, तो खर्चा किसी और हेड में जाके माइनस नहीं होगा। तो इस खर्चे के कारण लॉस आ गया, क्या ये वाला लॉस इसके साथ सेट ऑफ हो सकता है? यस, ये हो सकता है। तो खर्चा तो दूसरा हेड के साथ नहीं माइनस होगा, लेकिन वो खर्चा उसको उस हेड के साथ माइनस करने के साथ अगर लॉस आ जाए तो वो माइनस होगा। सही बात। तो हम लोग ये कह रहे हैं, यू एड ऑल दी 5 हेड्स एंड मेक 2 एडजस्टमेंट्स, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम।
तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, तो जनरली सारे लोग यही बोलते हैं सर पांचों हेड को जोड़ने से आता है ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन हम लोग ये कहेंगे पांचों हेड जोड़ने के साथ दो एडजस्टमेंट करने से ग्रॉस टोटल इनकम आता है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। करेक्ट। इसमें हम लोग मैनेज करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड का रिडक्शन, डिसेबिलिटी का रिडक्शन, ये तमाम तरह के बहुत सारे डिडक्शंस है जो हम लोग करेंगे। वो मैनेज करने के बाद आएगा टोटल इनकम, जिसको हम लोग टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। सही बात। तो 5 हेड प्लस 2 एडजस्टमेंट्स, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो टोटल इनकम आएगा। अब बेयर एक्ट जब आप पढ़ेंगे incometaxindia.gov.in में, तो वहां पर पूरे बेयर एक्ट में टोटल इनकम ही लिखा हुआ है, और उसी टोटल इनकम को हम लोग सब इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं। तो टैक्सेबल इनकम लीगल वर्ड नहीं है, लीगल वर्ड टोटल इनकम है। तो ये बॉक्स में जितने भी टोटल इनकम इस बॉक्स में, अब बताइए खर्चा कहां माइनस हुआ, खर्चा कहां माइनस हुआ? हेड्स में माइनस हुआ। सेविंग कहां माइनस हो रहा है? मान लीजिए आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाया, वो तो सेविंग ही है, सेविंग कहां माइनस हो रहा है? सेविंग हो रहा है माइनस डिडक्शंस में, सेविंग माइनस हो रहा है डिडक्शंस में। सही बात। अगर कोई इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो क्या वो टोटल इनकम का हिस्सा हो सकता है? कैसे हो सकता है हिमांशु जी? कैसे राजीव जी? कोई इनकम अगर टैक्सेबल ही नहीं है, तो क्या वो टोटल इनकम का हिस्सा होगा? तो इसके ऊपर तो आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो टोटल इनकम का हिस्सा कभी नहीं हो सकता, वो तो एग्जेम्प्टेड इनकम है, ये एग्जेम्प्टेड इनकम है। लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम जब आप भरेंगे तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम भी दिखना, शो करना जरूरी है। आप जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा तो जरूर होता है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जरूर जाएगा, लेकिन एग्जेम्प्टेड है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। यही जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, यही इनकम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट है। इस अगर कोई एग्जेम्प्टेड है तो ये टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होगा, और आपको रिटर्न ऑफ इनकम में शो करना जरूरी है। हाँ या ना? एक्सीडेंट कंपनसेशन बताइए, एक्सीडेंट कंपनसेशन नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। और रिटर्न ऑफ इनकम जब आप भरते हैं तो बैलेंस शीट भी अटैच करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अटैच करना पड़ता है, यानी कि सारा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट अटैच करना पड़ता है आपको। यस और नो? उसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं इस तरह से। करेक्ट है? ये हमने यहां लिखा हुआ है। अब सबसे जो सवाल ये है कि हाउ टू मेमोराइज सेक्शंस।
हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सेक्शन याद करना जरूरी है या नहीं है। हम कहते हैं हर हालत में याद कीजिए, हर हालत में याद कीजिए, क्योंकि अगर आप सेक्शन याद करेंगे तो इनकम टैक्स की जर्नी आपकी बहुत आसान हो जाएगी, सेक्शन जैसे आप याद करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, मैं जब आपके साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करूंगा तो मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू 23 माइनस 24 प्लस 25A, इतना लिख दूंगा मैं। जब मैं सैलरी करूंगा तो मैं लिखूंगा 17 माइनस 16, बस इतना ही लिखूंगा। और आपको सेक्शन याद होगा तो आप फटाफट आपको दिमाग में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है। तो सेक्शन याद करेंगे या नहीं करेंगे आप लोग? आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, चीजें आसान हो जाएगी। कोडिंग ही तो है, सेक्शन क्या है? कोड है एक तरह से, पैराग्राफ की नंबरिंग है। सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन याद कीजिए, बहुत है, और मैं याद करवा दूंगा आपको। आप बताइए, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। यही सारे चैप्टर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सेक्शन है 1 to 4। जैसे सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन होता है, 1 में स्कोप ऑफ द एक्ट होता है। एक चीज स्कोप ऑफ द एक्ट से याद आया मेरे को, किसी की भी टोटल इनकम निकालने से पहले क्या आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? क्यों जरूरी है? Why it is necessary? मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर कोई बंदा इंडिया छोड़ के यूएसए चला जाता नौकरी करने के लिए। मान लीजिए 1 जुलाई को इंडिया से उड़ जाता है, यहां पर नौकरी कर ही रहा था वो, 3 महीने यहां पैसे कमाए उसने, अप्रैल मई जून, मान लीजिए 30 लाख, बाकी 9 महीने यहां पर कमा रहा है 2 करोड़ रुपए। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है या नहीं? 3 महीने इंडिया में रहा और यहां बाकी यूएसए में रह रहा, तो यूएसए में रह ही रहा, उड़ गया इंडिया से 1 जुलाई को, तो इंडिया में रह गई तो उड़ा है इतने सालों तक। उसकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, तो 30 साल तक इंडिया में रहा, फिर अचानक से 1 जुलाई को वो उड़ गया इंडिया के बाहर। तो मुझे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है। क्यों? कि मुझे ये देखना ये 2 करोड़ रुपया किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल में वो पैसा कमा रहा है, ये 2 करोड़ रुपया इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, देखना होगा या नहीं देखना होगा। ये 30 लाख रुपया इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? ये 30 लाख इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? इंडियन इनकम है। ये 2 करोड़ रुपया इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम है। जहां नौकरी कर रहा है, अभी तो हमने किया, सोर्स ऑफ इनकम से पता लग जाएगा इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। ये फॉरेन इनकम है। अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकल गया रेजिडेंट, तो ये 30 लाख और ये 2 करोड़ 2.30 करोड़ इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर नॉन रेजिडेंट निकलता है तो सिर्फ 30 लाख इंडिया में टैक्सेबल होगा। ये 2 करोड़ रुपया, ये 2 करोड़ रुपया हमने अगर रेजिडेंट निकल जाता तो हमने रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स कर दिया, और यूएसए वाला इसके ऊपर सोर्स बेसिस पर टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? नहीं कह रहे राजीव जी? अरे यस, सोर्स बेसिस पे तो यूएसए वाला भी लगाएगा। तो 2 करोड़ रुपए पे 2 जगह टैक्स लग गया, इंडिया वाला रेजिडेंट बेसिस पे लगा दिया, यूएसए वाला सोर्स बेसिस पे लगा दिया। तो यहां पर हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा।
और वहां अगर लिखा हुआ है कि सैलरी इनकम पे सिर्फ सोर्स बेसिस पर टैक्स लगेगा, तो हम रेजिडेंट होने के बावजूद सिर्फ 30 लाख पर टैक्स लगाएंगे? यस सर, नो? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ DTAA। ये भी लिखा हो सकता है, अच्छा ऐसा करो, यूएसए वाला 1 करोड़ पे लगा लो, हम 1 करोड़ पे लगा लेते हैं। दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबिलिटी, रेयर पॉसिबिलिटी, बट इट इज देयर। इट माइट ऑल्सो हैपन कि सर 2 करोड़ पे आप 5% ले लो, हम 20% ले लेते हैं। दिस ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो पॉइंट इज दैट कि आपको DTAA उस कंट्री के साथ, जिस कंट्री में आप पैसा कमा रहे हो, उस कंट्री के साथ पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना होता है उसके लिए DTAA का हमने एक अलग चैप्टर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें है फाइनल लेवल में। लेकिन जो पॉइंट हम लोग यहां बता रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है, तभी आप टोटल इनकम निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप हर एक पर्सन जो आपके पास क्लाइंट आता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? आप 99% क्लाइंट का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होगा? है ना? लेकिन ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए जो बाहर नौकरी कर रहा है, तब तो निकालना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ पूरे इनकम टैक्स में नॉन रेजिडेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए। नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया से पैसा कमाता है, इंडियन इनकम कमाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमाता है, तो इंडिया में टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगता है, क्योंकि बाहर से वो पैसा लेके आ रहा होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में पैसा लेके आ रहा होता है, इसीलिए हम इस पे कम टैक्स लेते हैं। इसका अलग चैप्टर ही है इसके लिए। करेक्ट है? अब वापस आइए, सेक्शन में आपको याद करवाना बहुत जरूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 1 to 4 है। रेजिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन है वो 5 to 9 है। ठीक है? 9 के बाद क्या आता है? एग्जेम्प्टेड इनकम। कहां लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड इनकम? सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। तो एग्जेम्पशन का जो सेक्शन है वो है 10 to 13A। चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसी में है। हमने चैरिटेबल ट्रस्ट में किया था ना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, इनकम बना दिया था, फिर हम एग्जाम कर देंगे। सही बात। इसके बाद पांचों हेड शुरू हो जाएंगे। सैलरी है 15 to 17। हाउस पर मैं यहां लिख देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स सेक्शन बताइए। 1 to 4 रेजिडेंशियल स्टेटस, 5 to 9 और एग्जेम्प्टेड इनकम 10 to 13A। इकोनॉमिक्स में इनकम को शॉर्ट फॉर्म में वाई कहते हैं, इसीलिए वाई का मतलब इनकम है। करेक्ट है? फिर पांचों हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। सैलरी का जो चैप्टर है वो है, सेक्शन है वो है 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी कहां से शुरू होगा? हाउस प्रॉपर्टी
22 से 25, तो बीच का 18 to 19 गायब है। पहले उसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड था, वो अदर सोर्सेज में क्लब हो गया। सेक्शन 14 जो यहाँ पर है, देखिए ये सारा 1 to 4, 5 to 9, 9 to 10, ये सारा सीरियली चल रहा है। जो सेक्शन 14 है वो डिफाइन करता है ग्रॉस टोटल इनकम। पीजीबीपी है, ये सॉरी 25 तक नहीं है, ये 27 तक है। 28 से 44 DA तक। कैपिटल गेन 45 से 55A तक। अदर सोर्सेस 56 to 59। देख रहे हैं किस तरह से एकदम सीरियली चल रहा है ये। फिर दो एडजस्टमेंट है, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ। क्लबिंग ऑफ इनकम 60 to 65 है, सेट ऑफ 70 to 80 है। करेक्ट। जब हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालना सीख लेंगे हम लोग। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मैं माइनस करूंगा डिडक्शंस, किस सेक्शन में, 80C to 80U में। यहां तक पहुंच गए तो हम लोग टोटल इनकम निकालना सीख लेंगे। तो इतने सेक्शन आप याद कीजिए। इसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं जैसे TDS, यहां लिख ही देता हूं मैं। वन 192 से 206C तक TDS एंड TCS। एडवांस टैक्स 234A-B-C। रिटर्न ऑफ इनकम 139, 140, 140A, इस तरह से। अब देखिए ये याद करना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपसे पूछूं सेक्शन 57 किस चैप्टर का, देख के बताएंगे? देख के बताइए और लिखिए। सेक्शन 57 किस चैप्टर का है? अदर सोर्सेस का। करेक्ट। अब एक बार फिर से पूछता हूं मैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1 to 4, रेजिडेंशियल स्टेटस 5 to 9, एग्जेम्प्टेड इनकम 10 to 13 है। ये 3 चैप्टर अगर आप याद कर लेते हैं, उसके बाद तो 5 हेड शुरू हो रहे हैं, सैलरी, हाउस पब्लिक, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। क्योंकि आपको अल्टीमेटली टोटल इनकम तक पहुंचना है। और ग्रॉस टोटल इनकम कौन सा है? ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 एडजस्टमेंट करना, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ, फिर डिडक्शंस, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद तो TDS, TCS ये सब है। लेकिन ये सेक्शन तो आपसे याद हो ही सकते हैं। और जब मैं ये बनाऊंगा MCQ तो मैं सेक्शन का भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग। मंडे मिलेंगे, कल नहीं, क्योंकि कुछ चीजें रह गई हैं, तो मैं कल वो कॉन्सेप्ट करूंगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर ये सब रह गया है, तो ये कॉन्सेप्ट कर लूंगा। देन आई विल ये करूंगा क्या, MCQ। सेक्शन 66 to 69 ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम है हिमांशु। एग्रीगेशन ऑफ इनकम ये हम लोग कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा था एग्रीगेशन ऑफ इनकम। PDF मैं भेज दूंगा आपको, PDF भेज दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की PDF आज भेज दूंगा, ताकि आप रिवाइज कर सके और MCQ की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, थैंक यू। और आज की क्लास के बारे में भी व्हाट्सएप में जरूर लिख दीजिएगा। यहीं लिख दीजिए आप, नहीं व्हाट्सएप में लिखिएगा, अभी टाइम लगेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।